कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी बड़ी कन्वेंसिंग करने की और डोर टू डोर जाके या सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन करके, बल्कि हमारे जो रूल्स एंड लॉज ऑन दी सब्जेक्ट हैं वो तो हमें ये बड़ी फ्लैक्सेस, होल्डिंग बोर्ड्स और ये भी पब्लिकेशन भी करने की इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल, खाने बैन हैं, हाई टी सर्विसेज बैन हैं। तो पहले हम सबको एज ए कम्युनिटी एज अ होल इन रूल्स को और इस लॉ को ऑनर करते हुए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जब इक्वली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी लॉज को हम ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो ये हमारी इवल जो है ये इरेडिकेट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में उमर हयात भट्टी साहब मौजूद हैं। उमर हयात भट्टी साहब एक नामवर क्रिमिनल साइड के वकील हैं, चॉइस का वकील जैसे कहा जाता है, ट्रायल के चॉइस के वकील हैं, और ख़ास तौर पे जो पंजाब की क्रिमिनल साइड की लिटिगेशन के हवाले से मशहूर जो पट्टी है, उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका बहुत बड़ा नाम है और लोग नाम पूछ के बल्कि सिफारिश करवा के इनके पास जाते हैं कि ये किसी तरीके से वकील इनको किया जा सके। आज उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक बुनियादी सा तारुफ बताता चलूँ कि भट्टी साहब जो हैं वो ना सिर्फ चॉइस के वकील और बड़े कामयाब और बड़े अच्छे वकील हैं, अभी मौजूदा शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने सर्व किया है और जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ हैं उसमें सर्व करते रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जो मर्डर केसेस के हवाले से जो केस मैनेजमेंट का की जो कमेटी थी उसमें रूल मेकिंग कमेटी में सर्व किया, और आज इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और जो मुल्क में हालात चल रहे हैं हमारे उसके ऊपर भी इनसे तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का आज। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑनर फॉर मी एज वेल टू अटेंड योर प्रोग्राम। थैंक यू। बहुत बहुत भट्टी साहब, आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। इस वक्त अगर चंद वकील हाई कोर्ट के लेवल पे भी गिने जाएं या ट्रायल के लेवल पे गिने जाएं तो उनमें चंद में आपका शुमार होता है। तो आप जब अपनी फील्ड में आए थे तो उस वक्त क्या देखा कि क्या क्रिमिनल साइड को क्यों चूज किया जी कि क्रिमिनल साइड की लिटिगेशन का मैं वकील बनना चाहता? हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है पहलू कि जब आप कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रखते और लॉ के फील्ड में आने के लिए बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आप LLB करते हैं, तो उसके बाद आपके सामने दो चीज़ें होती हैं, आइदर टू बिकम एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, or to join the bench by appearing in competitive exam either for a civil judge or after some period of practice to become additional session judge। तो मेरा एम तो इनिशियली सच्ची बात है यही था कि मैं भी बतौर सिविल जज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद आऊँगा, लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर था कि हमने बार के अंदर रह के खिदमत करनी है, सर्व करना है लोगों को। तो हमारा फर्स्ट बैच था जिस पे 2 years प्रैक्टिस जो है स्टैंडिंग जो है मैंडेटरी करार दी गई। बिल्कुल। तो उस लिए मुझे फिर प्रैक्टिस ज्वाइन करना थी। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मुझे ऐसे सीनियर नसीब हुए जनाब जस्टिस रिटायर्ड मदर इकबाल सिद्धू साहब, जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस के लिहाज से एक पंजाब लेवल पे बल्कि पाकिस्तान लेवल पे गुड क्रिमिनल ट्रायल लॉयर्स कंसिडर होते थे। उनके साथ अच्छी एनवायरनमेंट थी वर्किंग की, जनाब नसीरुद्दीन खान नैयर साहब की, और उस वक्त की शेखुपुरा की जो लॉट थी जनाब तकी खान साहब थे, राय हयात खल साहब थे, और हमारे उस्ताद मोहतरम के उस्ताद जनाब फॉर्मर जस्टिस सैयद ज़ाहद हुसैन बुखारी साहब। तो इन लोगों से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन हुई कि एक जज बन के तो आप कन्फाइन हो जाते हैं, आप एक अच्छे ट्रायल लॉयर बन के बेहतर तरीके से आप इज़्ज़त भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और लोगों की पिसे हुए लिटिगेंट्स की बेहतर खिदमत भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक अच्छा ट्रायल लॉयर बनना है। तो फिर मैंने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बल्क वर्क किया। उस वक्त फ़रोज़ वाला ननकाना साहब तहसील शेखुपुरा
थी, और वहाँ पे भी हमारा बहुत काम था क्रिमिनल साइड पे, हमारे चैम्बर का, उस्ताद मोहतरम का। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया सीखने के लिए, बड़ी गाइडेंस दी, और उससे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने अच्छे जजेस से और अपने असातिज़ा इकराम से ट्रायल का काम जो है वो बेहतरीन तरीके से सीखा। माशाल्लाह सर, अभी आप चॉइस के वकील हैं कि ट्रायल के लिए लोग ढूंढ के आपके पास आते हैं, और जिस पट्टी से आप हैं वो भी कत्ल व गारत और माशाल्लाह दुश्मनियों के हवाले से बड़ा बड़ा एक अपना ख़ास मुकाम रखता है शेखुपुरा। तो ये क्रिमिनल साइड का काम तो ख़त्म ही नहीं होता होगा। यकीनन बहुत रश है, बैकलॉग भी है और सारी चीज़ें, यानी आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑक्यूपेशन है हमारी। लेकिन ब्रदर यकीनन आप जानते हैं शेखुपुरा की बेल्ट, गुजरांवाला सराउंडिंग्स में, इवन एट लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, हाफजाबाद, दी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे ओल्ड एनिमिटीज़ का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर अनफॉर्चुनेटली सडन फ्लेयर अकरेंसेस भी होती हैं, और चूँकि ये इंडस्ट्रियल और कह लें कि हाई प्राइस लैंड एरिया भी है, तो प्रोप्राइटरी डिस्प्यूट्स भी वो ऐसी सिचुएशन पे बनते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो लॉयर की चॉइस के लिए ज़्यादा होनो रखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि शेखुपुरा में जो रिकॉर्ड क्रिमिनल ट्रायल वर्क है वो मेरे ऑफिस के पास है, और मेरे साथ एक अच्छी एसोसिएट्स की टीम है जो काम कर रही है, वो भी सीख रहे हैं। उनमें से मेरे जो सीनियर एसोसिएट्स हैं, दे आर आल्सो वर्किंग एज इंडिपेंडेंट क्रिमिनल ट्रायल लॉयर्स। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक इनायत है कि हमने ये लेगेसी अपने उस्ताद मोहतरम जनाब जस्टिस रिटायर्ड मज़हर इकबाल सिद्धू साहब और जनाब सैयद हुसैन बुखारी साहब, उनके नाम को लेके हम चल रहे हैं, और हमारे चैम्बर को क्रिमिनल ट्रायल लॉयर्स का चैम्बर जो है वो जाना जाता है, और उस पे लोग फिर इत्माद करते हैं। अब हमारी एक बुनियादी ड्यूटी है कि हम ऐसे पिसे हुए लिटिगेंट्स के साथ ईमानदारी से उनके राइट्स के लिए काम करें, और जहाँ पे ऐसी जो एनिमिटीज़, जो ओल्ड पेस्ट एनिमिटीज़ हैं, उनका रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ पे हो के जाए, जो पार्टीज़ अपने ग्रज जो हैं वो बरी करके जाएं, तो उसके लिए भी हमें लोगों को प्रमोट और फैसिलिटेट करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस पर भी पूरा पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, इतनी मसरूफियत, साथ ये बार की सियासत, ये बार की सियासत तो पूरा पूरा साल खा जाती है, और फिर उसके बाद लोगों की तरले मिन्नते, एक तरफ वकील जो है वो उस रोल में बैठा हुआ कि जहाँ पे लोग लाइनें बना के बैठे हुए हों कि ये मिलने का टाइम दे दे और हम अपना मुकदमा इससे करवा सकें, दूसरी तरफ लोगों के पास जाना, एक एक वकील के पास जाना, उनके दफ्तरों में जाके, तो ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते? हाँ, दो हिस्से हैं आपके क्वेश्चन के कि अपनी इतनी ऑक्यूपेशन में से टाइम निकाल के बार पॉलिटिक्स में जाना, इसके लिए यकीन माने कोई ऐसा अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं था कि शायद मेरे पास केसेस और बढ़ जाएं या मेरा जो फ़ी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए, कतन नहीं था। बल्कि एक तो अपनी पर्सनैलिटी में एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ को शार्प अप करना, और दूसरा जो प्रॉब्लम्स बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं देख रहा था, जो फेस कर रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे लॉ के फील्ड में एज प्रैक्टिसिंग लॉयर आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए, बार की वेलफेयर के लिए और काम किया जाए, और जो बदकिस्मती से सर्टन इवल्स पेनिट्रेट कर गई हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको मिनिमाइज़ किया जाए, रेडिकेट किया जाए। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था बार पॉलिटिक्स में आने का। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पे बार ने एतमाद किया। आप शेखुपुरा विज़िट करें, मैं बल्कि आपको पहले भी दावत दे चुका हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप अपनी टीम के साथ शेखुपुरा बार विज़िट करें। आपको वो जो ट्रू मोटो था हमारा कैंपेन का और जो एक आइडियालॉजी थी, वो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शेप में मिलेगी कि हमने यंगस्टर्स को लिटरेरी इन्वायरमेंट देने के लिए
माहौल पैदा किया, जजेस के यानी बेंच और बार के दरमियान कॉर्डियल रिलेशंस, और ये जो स्ट्राइक कल्चर है इसको ख़त्म किया। जो लोग पिसे हुए बेचारे पता नहीं किस तरह से मुसीबत ज़दा लोग पहुंचते हैं कोर्ट पे इंसाफ लेने के लिए, और आगे से स्ट्राइक होती है और मायूस होकर चले जाते हैं। तो वो एक माहौल जो था, मैं चाहता था ऐसी इवल्स जो हैं वो ख़त्म हों, ये बढ़ रही हैं। फिर लॉयर्स जो हैं वो अपनी तैयारी को बेस करके केस की अच्छी प्रेजेंटेशन पे रिलीफ लें, तो वो एक माहौल देना था। वकला की जो ज़रूरियात थी उनको फोकस करना था। यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर्स का एक बड़ा इशू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 144 चैम्बर्स जो हैं वो लॉयर्स के लिए 3 ब्लॉक्स में कंस्ट्रक्ट करवाए हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। एक अच्छे हॉल की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकें। वो एक हॉल बनाया है, ऐसे कासर हॉल रेनोवेट करवाया है। सैयद ज़ाहिद हुसैन बुखारी साहब के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया है। शेखुपुरा बार के अंदर लाइब्रेरी और ई सेक्शन इन दी लाइब्रेरी वो बनाया है ताकि यंग लॉयर्स मॉडर्न डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हुए वहाँ से अपडेटेड स्टडी करें, अपडेटेड केस लॉ और रेफरेंसेस लेके अपने केसेस को प्रेजेंट करें। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, और अल्लाह के फजल से मुख्तसर पीरियड में अपना पूरा साल फोकस करके मेहनत की है। मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स ने मेहनत की है, और मेरे जो अलायंस के साथी हैं उन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की। उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके मेरा साथ दिया, और हमने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बार के अंदर दिए हैं। वकला की जो इंटरनल प्राइवेसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए अच्छे सिटिंग एरियाज़ वो हमने फोकस किए हैं। इवन सो व्हाट सो कि उनकी जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं, यानी ज़ोहर प्रेयर और असर प्रेयर और मगरिब प्रेयर के लिए भी इवन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो फिर भी हमने उनके लिए एक्सक्लूसिव मॉस्क विद इन दी बार प्रेमिसेस जो है वो खूबसूरत मस्जिद जो है वो भी कंस्ट्रक्ट की है। लेडीज़ के लिए वेल फर्निश्ड सेपरेट बार रूम जो है वो एरिया फोकस किया है, उसमें उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, और इवन जो लेडी लॉयर्स हमारी बहनें जिनके बच्चे हैं उनके लिए डे केयर लेडीज़ जो हैं वो अपॉइंट की हैं बार में, ताकि वो उनके बच्चों को केयर करें और वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो ब्रदर, सिर्फ बाहर पॉलिटिक्स का यही ऑब्जेक्ट नहीं होता कि आप 2-4 केसेस गेन कर दें, फी वॉल्यूम बना लें या जजेस को प्रेशराइज करें, बल्कि इन ट्रू सेंस अगर आप प्रोफेशनल लोगों को आगे लेके आएंगे तो वो प्रोफेशनल्स आप यंग लॉयर्स की, सीनियर लॉयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। इवन आप शेखुपुरा आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टैम्प वेंडर्स जो जगह जगह बैठ के फ्रॉड कल्चर जो मेंटेन करते, हाई प्राइसेस लेते, करप्शन का एलिमेंट था, तो मैंने वो लाहौर हाई कोर्ट स्टाइल पे एक शेड के नीचे, यानी एक जगह मख्तस करवा के वहाँ पे बार की एक्सपेंस से शेड कंस्ट्रक्ट करके सारे स्टैम्प वेंडर्स की सेटिंग वहाँ पे फोकस करवाई है विद द हेल्प ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये वो काम थे जो मेरे एजेंडा पे थे, जो मेरा एक एम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट किए हैं। बाकी जो यंग लॉयर्स के लिए ये एग्जाम्पल सेट करना कि वकील को सिर्फ अपने केसेस को ही फोकस नहीं करना बल्कि अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए भी काम करना है, तो इसलिए भी मैं पॉलिटिक्स में आया और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया कि मैंने खिदमत की है और वो इंशाल्लाह नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक सर, ये जितने काम माशाल्लाह से आपने बताए हैं, ये सारी चीज़ें, शेखुपुरा बार तो काफ़ी अमीर बार लग रही है कि लाहौर में हम यहाँ बार को कहते हैं कि ये काम करवा दें, वो कहते हैं फंड्स नहीं है। तो माशाल्लाह ये इतने फंड्स जो हैं वो बार के लिए हुकूमत से हासिल करना, ये कैसे हुआ? हाँ, देखें ब्रदर, जब आप अपनी ज़ात के लिए को बात करें ना तो फिर वो सेल्फिशनेस हो जाती है। जब आप अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए प्रोग्राम लेके चलें तो उसके लिए आपको फ्रॉम एवरी कॉर्नर सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल ठीक। मैं इस चीज़ की नफ़ी करता हूँ कि फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी यूटिलाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फंड्स ख़त्म ही नहीं होते, कोई हाथ ही नहीं रोकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
हमारी शेखुपुरा बार में एक मिनी बार एरिया है, वहाँ पे जो लॉन था, वॉशरूम्स की ये हालत थी कि वो यूरिन से भरा रहता था, वहाँ पे एंट्री डिफ़िकल्ट थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबा हमारी थी मोहतरमा शाहिदा सईद साहबा, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे साथ विज़िट किया और उन्होंने जब देखा कि ये हालत है, देन एंड देयर शी आस्क्ड द लर्नड सीनियर सिविल जज कि आप इसकी एक समरी टेबल करें। उन्होंने की, हाई कोर्ट फॉरवर्ड हुई, हाई कोर्ट ने फंड प्रोवाइड किया और अबाउट 40 लाख की रकम खर्च करके एक पूरा ब्लॉक बनाया और उस एरिया की रेनोवेशन करके खूबसूरत एरिया बना दिया। और ये एक वकला की एक सहूलत, ये किसकी थी? कम्युनिटी की। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए करूं तो बात अदरवाइज। फिर जो अदर सोर्सेज से, बार की जो कैफ़ेज़ हैं, दूसरे सोर्सेज हैं, पार्किंग्स हैं, वहाँ से जो फंड्स जनरेट होते हैं वो हम अपने बार मुलाजमीन की सैलरीज़ के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए भी खर्च करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी से करें तो उससे अच्छी रकम जो है वो मिल जाती है जो हम अपने वेलफेयर के कामों पे खर्च कर लें। हमारे जो मुझसे पहले प्रेसिडेंट थे खुर्रम शहजाद विरक साहब, ही वॉज दी प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, उनकी कोशिश से हमारी बार को 15 मिलियन मिला। अब वो 1,50,00,000 अगर मैं अदरवाइज लगाता इवन गवर्नमेंट रेट पे, तो उससे तो हमारा जो सैयद हुसैन बुखारी ऑडिटोरियम है उसकी ही एक्सपेंस जो था वो 1,90,00,000 रुपया असेस किया गया। तो मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो अपने घर की तरह उसकी कंस्ट्रक्शन करे, एक एक चीज़ को इवैल्यूएट करके क्वालिटी को और चीज़ों को खुद परचेज करे। तो हमने ना सिर्फ इतनी अमाउंट में वो ऑडिटोरियम कंप्लीट किया, बल्कि उससे रकम सेव करके मस्जिद को एक्सटेंड करके रेनोवेट किया, लाइब्रेरी जो है वो एक्सटेंड की और उसको हमने अपग्रेड किया। ई सेक्शन उसमें हमने लेके आए, 12 PC कंप्यूटर हमारे वहाँ पे हैं जो लॉयर्स की फैसिलिटी के लिए हैं। तो आप जब भी रिक्वेस्ट करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, हमने इस साल में बार और बेंच के दरमियान 2 कॉर्डियल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए 2 मैचेस अरेंज किए। दोनों की एक्सक्लूसिव फंडिंग जो थी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपॉन माई रिक्वेस्ट की। बिल्कुल ठीक, अच्छी अमाउंट खर्च होती है इंतजामात पे सारा। उसके बाद जितने अदरवाइज एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क्स किए गए वो भी अभी हमारी रिक्वेस्ट पे ये तकरीबन कोई इन द मंथ ऑफ जुलाई लॉर्डशिप फारूक हैदर साहब ने विज़िट किया, हमारे इंस्पेक्शन जज साहब हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने विज़िट किया हमारी बार का, जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने। उन्होंने देखा हमारा हाल कंप्लीट हो गया है, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फैंस लगने वाले हैं, फर्नीचर की ज़रूरत थी। बिल्कुल ठीक। तो लॉर्डशिप ने हमारी ज़रूरत को देखते हुए उधर ही ऑर्डर किया। अब वो फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये ज़रूरियात भी कंप्लीट हो रही हैं। तो जब आप किसी को काम क्रिएट करके अपनी ज़रूरत डिस्प्ले करें और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी और फंड्स यूटिलाइजेशन भी शो करें, तो इंशाल्लाह जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी वकला के लिए ऐसे फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है, हमारी जो फैमिली यानी हम लॉयर कम्युनिटी जो हैं, दे आर दी सोसाइटी, नॉट ओनली सोसाइटी रादर नेशन सर्विंग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोगों की अगर मॉरल वैल्यूज़ हाई स्टैंडर्ड होंगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड होगा, तो आप मुआशरे की वो उम्मीद हैं जो लोग पिछा हुआ तबका आपसे वाबस्ता करके सूले इंसाफ के लिए लेके आता है। तो अगर आप लोग ही इन फैसिलिटीज़ से डिप्राइव्ड होंगे तो फिर दूसरे लोग आपसे उम्मीद कैसे करेंगे? तो ये है। और दूसरे और बड़े मॉड्स हैं, फॉर एग्जांपल यंग लॉयर्स के लिए आप देखें कोर्ट ऑक्शन के प्रोसेस पे ऑक्शन प्रोसीडिंग्स होती हैं, हमारे यंग लॉयर्स को ना सिर्फ सीखने का मौका मिले बल्कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर हो। लोकल कमीशन जो अपॉइंट होते हैं एविडेंस राइटिंग पे जो है, तो यंग लॉयर्स को ना सिर्फ स्टेप्स ऑफ ट्रायल सीखने का मौका मिले बल्कि उससे उनको फाइनेंसिंग भी हो,
और फिर वो अपनी फील्ड में अट्रैक्शन यानी उनकी तवज्जो भी मबजूल हो और फिर वो आगे बढ़े। फंड्स की कमी नहीं होती, ठीक है, टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टेंट्स आती हैं, लेकिन वो ओवरकम हो जाती हैं आपकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी से। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी ने इस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो वो मेरा सर्विसेज का ये साल, मैं इसको, लोग इक़्तिदार कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये इक़्तिदार नहीं है, ये खिदमत का साल था जो हमने शेखुपुरा बार की खिदमत की है। मेरे भाई दूसरे स्टेशंस पे ऑफिस बेरर्स, रिस्पेक्टेबल लॉयर्स, शेखुपुरा बार को विज़िट करें, वहाँ की आप वर्किंग एनवायरनमेंट देखें, वकला की फैसिलिटीज़ देखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दे वुड आल्सो मेक ड्यू अरेंजमेंट्स फॉर प्रोविजन ऑफ फंड्स टू इनेबल दीज फैसिलिटीज़ टू दी लॉयर्स कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक। बट साहब आपने माशाल्लाह से सारी चीज़ें कवर की, जनरल लॉयर्स की वेलफेयर के लिए भी और ख़ास तौर पे यंग वकला के लिए भी आपने बात की। एक जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी और मैं उसको पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा, अगर उस हवाले से कुछ नहीं हुआ तो वो भी कुछ होना चाहिए, हमारी ख़वातीन वकला। क्या हमारी जो ख़वातीन वकला है उनको वहाँ पे कोई चाइल्ड केयर का वहाँ पे सहूलत, कोई डे केयर सेंटर वगैरह या ऐसी कोई फैसिलिटी भी कोई बनाई है आप लोगों ने वहाँ? जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि एक तो लेडीज़ के लिए होता है कि प्राइवेसी का माहौल, उनकी सिटिंग के लिए जो ब्रेक टाइम पे या प्रेयर टाइम पे उनको प्राइवेसी मिले। हमने उनके लिए सेपरेट बार जो है वो लेडीज़ बार वो प्रिपेयर की। सेकेंडली जो मदर्स हैं उनके लिए अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना और साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करना, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि बच्चों को कौन केयर करे जी। अगर मदर एंड फादर इफ़ बोथ आर प्रोफेशनल्स तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो नंबर ऑफ लेडीज़ हु हैव देयर चिल्ड्रंस, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास शेखुपुरा बार में एक सर्वेंट है जो बच्चों को केयर करती हैं और एक सर्वेंट हैं जो लेडीज़ की जो अदर सर्विसेज हैं उनको फोकस करती हैं। बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल इसका अरेंज किया हुआ है, फिर उनकी स्टडी के लिए, और फिर मैंने अपना पूरा साल फोकस किया कि जो लोकल कमीशन हैं, जो एविडेंस राइटिंग है, इसमें जो यंग लेडीज़ लॉयर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए ताकि हमारे प्रोफेशन का ये जो एक सोशल स्ट्रक्चर में सेकंड स्ट्रॉन्ग पिलर है ख़वातीन का, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बने और ओवरऑल शेखुपुरा बार जो है वो खूबसूरत रिफ्लेक्शन दे कि ये बार लेडीज़ को एक्सेल करने में, प्रोफेशन में कामयाबी से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में पूरा सपोर्ट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रदर प्रॉपर वहाँ पे अरेंजमेंट्स दिए हैं और इंशाल्लाह आपको हमारी बहनें लेडीज़ लॉयर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा, दे विल कंफर्म दिस फैक्ट। बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा सर, इलेक्शन का खर्चे की हम बात तो करते हैं कि इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा एक खर्चा बन गया है। इलेक्शन लड़ना जो है वो, मैं कई दफ़ा कई प्रोफेशनल वकला से बैठ के बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अपनी हलाल दी कमाई चों इन्ने पैसे केड़ा लाए, एक हमारा जो कहने का तरीकाकार है उसमें से। तो इस एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए कोई तरीकाकार जो आपने वहाँ पे ले डाउन किया हो, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो कुछ इनलाइटन करें ताकि एक तो आपकी डिस्ट्रिक्ट बार जो है उसमें तो ये एक्सपेंस है ही, लेकिन लाहौर में तो उस एक्सपेंस का कोई हद ही नहीं है, तो उस हवाले से कुछ इनलाइटन करें। यस, आई एग्री कि जो बार पॉलिटिक्स के अंदर जो हैवी एक्सपेंस इन्वॉल्व हो गया है उससे बड़े अच्छे प्रोफेशनल लॉयर्स हु गॉट द क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ टू लीड द बार और जो बार की डेवलपमेंट के लिए एक रोल प्ले करें, वो खौफजदा बैठे हैं। ये भाई आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस पे 2-3 चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकली फेस की और जो मैं सजेस्ट करता हूँ। देखें, एक तो ये है कि हमें ओवरऑल इस चीज़ को
मॉरल वैल्यूज़ के पेश नज़र भी कंडेम करना चाहिए कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। देखें, पूरा साल एक एक्सरसाइज पे लगे रहना, तो फिर आप कैंडिडेट को तो इधर ही फोकस रखेंगे तो वो अपनी प्रोफेशनलिज्म से तो हट जाएगा ना। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है ताकि बैलेंस स्ट्राइक हो। इस पे मैं कहता हूँ पहला तो जो हमारा जो पीरियड है कि साल की जो कैंपेन है उसको बैन होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी बड़ी कन्वेंसिंग करने की और डोर टू डोर जाके या सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन करके, बल्कि हमारे जो रूल्स एंड लॉज ऑन दी सब्जेक्ट हैं वो तो हमें ये बड़ी फ्लैक्सेस, होल्डिंग बोर्ड्स और ये भी पब्लिकेशन भी करने की इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल। खाने बैन हैं, हाई टी सर्विसेज बैन हैं। तो पहले हम सबको एज ए कम्युनिटी एज अ होल इन रूल्स को और इस लॉ को ऑनर करते हुए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जब इक्वली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी लॉज को हम ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो ये हमारी इवल जो है ये इरेडिकेट हो जाएगी। दूसरा, कुछ स्टेप्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंजाब बार के फोरम के लेवल से और भी हैं करने के। उसमें ये है कि अभी सपोज़ हमारे वहाँ पे कल्चर था कि जी कैंडिडेट्स के लिए प्रेसिडेंट के लिए 5 लाख नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फ़ी रख दी गई थी। जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 लाख रख दी गई, प्रेसिडेंट के लिए 2 लाख, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए भी सो ऑन लाइक वाइज 50 और 75,000। मैंने इस दफ़ा रूल 91 के ताबे अपने जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हैं चौधरी शकील अनवर विरक साहब, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस टू बी डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड। हमें इसको फोकस करना है कि ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। तो मैंने जो नेसेसरी एक्सपेंस फॉर होल्डिंग इलेक्शन, यानी उसमें प्रिंटिंग के लिए और या दूसरे नेसेसरी अरेंजमेंट्स के लिए हैं, और वो हमें लॉ ऑथोराइज करता है कि दोज विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। तो हमने सिर्फ वो नॉमिनल फ़ी रखी है, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स। अब वो जो कैंडिडेट्स हैं उसको कंट्रोल करना है इलेक्शन बोर्ड ने कि अगर उनमें से कोई वायलेट करता है उस स्टैट्यूट मैंडेट को कि आपने लेविश खाने नहीं देने, आपने हाई टीज नहीं होल्ड करनी, दिस वुड बी ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट, तो वो इलेक्शन बोर्ड जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। ताकि आपको तो यहाँ पे भी सुनने को मिलता होगा, हमारे ही सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मोटर बाइक्स दी जाती हैं और अच्छी चीज़ें गिफ्ट की सूरत में। बार के बारे में ये सुना था कि वहाँ पे मोटरसाइकिल दैट इज़ देयर। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली कि कुछ पैसे दे के या गिफ्ट्स दे के वोट जो है वो लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स मिसकंडक्ट फर्स्टली ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट एंड देन ऑन द पार्ट ऑफ दैट मेंबर एज वेल, कि जो ऐसा लालच करे, ऐसी ग्रीड करे और अपना जो एक वैल्यूएबल राइट ऑफ वोट है उसको सेल करे। तो हमें इस एस्पेक्ट से बिल्कुल ज़रूरत है। ये कुछ कबाहतें आ गई हैं लेकिन ग्रेजुअली हमने इनको इरेडिकेट करना है और इंशाल्लाह ये होंगी। तो मैंने अपने स्टेप्स आपको अर्ज किए हैं, इस पे आप भी माशाल्लाह एक अच्छी वॉइस रखते हैं। बार काउंसिल से भी दरख्वास्त है कि वो भी ऐसी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करे जो इनको फॉलो अप में एग्जीक्यूट करवाए, ना कि सिर्फ स्टैट्यूट के अंदर रूल्स पड़े हैं, कोडिफाइड लॉ पड़ा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। बट साहब, बड़ा अच्छे तरीके से आपने इनलाइटन किया सियासत के हवाले से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उनके हवाले से। कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस की और जो मुझे पता चली, कुछ चीज़ों का जो फ़र्क लाहौर में और ख़ास तौर पे शेखुपुरा में हम देखते हैं वकालत के हवाले से, क्रिमिनल साइड की वकालत के हवाले से। तो मैं इस मौका को समझते हुए कि एक नेमत तो आपसे उस पर भी गाइडेंस लेना चाहूँगा। लाहौर में एक हमारे पास आजकल बात चलती है कि क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से, सिविल ट्रायल के हवाले से भी, लेकिन ख़ास तौर पे क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से कि ट्रायल नापैद होता जा रहा है। लोग जो हैं, जो लिटिगेंट हैं वो भी और वकील भी
बेल की हद तक के मामलात में बड़े अच्छे बड़े तरीक़ाकार से, लेकिन अगर वो ट्रायल की बात आती है तो प्रॉपर ट्रायल के जो लोग हैं ट्रायल करने वाले, वो मतलब लाहौर जैसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में 4 5 6 लोगों का सिर्फ नाम लिया जाता है, उसके बाद कोई नाम नहीं मिलता। तो ये जो ट्रायल नापैद हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आप देखते हैं प्रोफेशन के ऊपर? यस, देखें, जो सबसे एक ट्रायल लॉयर के लिए बेस्ट क्वालिटी है वो एक वकील के लिए वो टू बिकम ए गुड ट्रायल लॉयर है जी। अब ट्रायल एक ऐसी खूबसूरत एक्सरसाइज है जिसके तहत हम जो एक एफआईआर का इंदराज है उसको एक जजमेंट की सूरत में सम अप करते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। अब ये एक फुल फ्लेज एक्सरसाइज है जो कॉम्पिटेंस रिक्वायर करती है, जो हार्ड वर्क रिक्वायर करती है, जो कमिटमेंट विद द जॉब रिक्वायर करती है। अब बदकिस्मती से हमारे प्रोफेशन में शॉर्टकट्स की तलाश ज़्यादा आ गई है कि स्पार ऑफ द मोमेंट पैसा मिल जाए, काम आ जाए, लेकिन काम की कंक्लूजन और उसका रिज़ल्ट जो है उसको फोकस ना किया जाए। दूसरा इसमें बड़ा एक रोल जो है वो ये भी है कि हमारी बार एसोसिएशंस ऐसी इन्वायरमेंट जो है उसको नहीं डेवलप कर पा रही कि वर्किंग एटमॉस्फेयर रहे, उसको हम फोकस करें। हाई कोर्ट की तरफ से रिक्वायर कर लिया जाता है जजेस के यूनिट्स का जी के 3 मर्डर ट्रायल जो हैं वो एक सेशन जज, या 5 मर्डर ट्रायल्स जो हैं वो एक सेशन जज इन अ मंथ दे। देखें कि अगर हम चैम्बर्स में लिटरेरी इन्वायरमेंट्स देंगे, कोर्ट्स की ये जो सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इसको सब्सटेंशियल वर्क पे फोकस किया जाए तो बोथ एंड्स पे जब वर्किंग एटमॉस्फेयर होगी, वो कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर जज काम करना चाहेगा या वकील काम करना चाहेगा तो फिर काम होगा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि हमारी बार की आप अगर स्ट्रेंथ लें तो वो 2300 है जी, और अगर आप आइदर साइड सिविल और क्रिमिनल साइड चॉइस लॉयर्स नंबर लें तो वो आपको क्रिमिनल साइड पे भी 5 से 6 लोग मिलेंगे और सिविल साइड पे भी 5 से 6 लोग मिलेंगे जी। तो क्या बाकी लोग जो हैं वो ऐसे ही merely they are the law graduates are the members of the bar, they are just holding membership? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात मैं कहता हूँ कि ये हो कि हम एक माहौल ऐसा पैदा करें कि लोगों का एक 5 ईयर स्टैंडिंग वाले लॉयर पे भी वही कॉन्फिडेंस हो जो एक 30 ईयर 25 ईयर या 20 ईयर स्टैंडिंग लॉयर जो हैं उन पे है। ट्रायल एक वाक़यातन ही टेक्निकल एक्सरसाइज होती है जिस पे ज़्यादा एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको हमने बार ने फोकस करना है। तो वो तभी होगा जब बार अपनी नर्सरी इंडक्ट करे, उनको ट्रेन करे, अच्छे चैम्बर से यंग लॉयर्स मुंसलिक हों, क्योंकि सीनियर की जो चॉइस है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो एक तरह का हमारे प्रोफेशन में वो एक नस्ब बनाने वाली बात है कि आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने उसी से लिगेसी डिराइव करनी है। तो अगर एक क्रिमिनल साइड पे इंटरेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट रखने वाला यंग लॉयर क्रिमिनल साइड वर्किंग अच्छे चैम्बर को ज्वाइन करेगा, वहाँ पे उसको एक अच्छा माहौल मिलेगा, वो ट्रायल को फोकस करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी एक कामयाब ट्रायल लॉयर बनेगा। और एक कामयाब ट्रायल लॉयर ही कामयाब जज बन सकता है, कामयाब वो एपलेट लॉयर बन सकता है, या इवन इन हायर जुडिशरी भी वो एक कामयाब जज बन सकता है।
क्योंकि वो सारी प्रोज एंड कॉन्स और जो सारी स्टेजेस और सारी सब्जेक्ट है उसको बखूबी समझता है। तो इसलिए ये एक एक्सरसाइज जो है वो मिनिमाइज होती जा रही है। लेकिन हमारे शेखुपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कंपटीशन है हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स के दरमियान कि दे कम्स वेल प्रिपेयर्ड, दे प्रेजेंट देयर केस with their good preparation, they got appreciation from the courts for their clients, and even अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमें फ़ख्र फील होता है कि जब एपलेट फोरम पे भी ऑनरेबल डिविजनल बेंचेस या सिंगल बेंचेस जब वो देखते हैं कि नीचे ट्रायल किसने कंडक्ट किया, जब वो नाम लेके कहते हैं कि फ़लाँ ने किया है, तो उस पर वो एक प्रिजम्पशन अप्रिशिएट होती है कि ये ट्रायल अच्छा हुआ होगा जी। बाकी जो है वो वाक़यात पे चीज़ चलती है। तो लाहौर का आपने तज़किरा किया, लाहौर की एक्सेप्शनल कंसिडरेशंस हैं क्योंकि बार हमारी लाहौर बार बहुत बड़ी बार है, उसमें इतना लो नंबर ऑफ दी सक्सेसफुल ट्रायल लॉयर्स होना ये हम सब के लिए अलार्मिंग है। हमें इसको ज़रूर फोकस करना चाहिए। ये वजह फिर वही आएगी कि जब हमारे ऑफिसर्स वर्क करेंगे, जब सीनियर्स वर्क करेंगे और एसोसिएट लॉयर्स को, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको एसोसिएट करके वो उनको अच्छी तैयारी के लिए साथ कंपनी करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हमारे कामयाब ट्रायल लॉयर्स होंगे। और दूसरा जो पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस है जी। मैं कहता हूँ हमें उस पर स्टैचूट वाइज भी बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। हमने एक पेनल्टी क्लास के तौर पे आप देखें बेल ऑन स्टैचूटरी ग्राउंड तो रख दी कि अगर विद इन पीरियड ऑफ कैपिटल चार्ज में 2 years मर्डर ट्रायल फॉर एग्जांपल कंक्लूड नहीं होता, तो मुलजम के पार्ट पे अगर फॉल्ट नहीं है तो उसको रिलीज कर दें ऑन पोस्ट टेस्ट बेल। लेकिन आपने दूसरे सिस्टम को उस हिसाब से अपग्रेड ही नहीं किया। मर्डर केस में एक साल 173 की रिपोर्ट नहीं आती जी। उसके बाद अगर रिपोर्ट आ जाती है तो वो नॉर्मल प्रोसेस पे चलता रहता है, कोर्ट उसको फोकस नहीं करती, तो ये प्रोसिक्यूशन का टाइम जो है वो ज़ाया होता है। अब हमारी ये जो एंड है ये कवर करना है प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि स्टेट की प्रेरोगेटिव है, ड्यूटी है टू प्रोसिक्यूट, तो उस पे ना हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उस लेवल पे फोकस कर रहा है। प्राइवेट जो काउंसिल्स आते हैं तो फिर वो आके फोकस करते हैं, तो उनकी भी प्री ऑक्यूपेशंस कि जब आपको नंबर ऑफ चॉइस लॉयर 5 मिले या 6 मिले तो वो 2 ऑक्यूपाइड होंगे। तो अगर ये नंबर इंक्रीज हो, हमारी बाकी नर्सरी और बाकी जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो एड अप हों, तो आप उतना काम लें जितना आप आसान तरीके से डिस्पोज ऑफ करवा सकें। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट बन सकता है कि हम स्पीडी ट्रायल्स पे जाएं, फोकस करें। तो स्टैचूट में मर्डर ट्रायल का एक पीरियड जो है वो फोकस कर दें। फिर जब मैं केस मैनेजमेंट रूल्स फॉर मर्डर ट्रायल्स में था तो हमने वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स पॉइंट आउट किए थे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे एब्सकॉन्शन की प्रोसीडिंग्स होती हैं जी, वही एक्सरसाइज फिर हम जाके ट्रायल पे करते हैं। तो ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत हो। फिर चार्ज स्टेज पे हम केस को फोकस ही नहीं करते हैं। ट्रायल जजेस जो हैं वो फाइल स्टेनो को दे देते हैं जिसमें चार्ज लगा दें। हालांकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप 265C देखें, 265D देखें, ई देखें, एफ देखें, यानी पूरा चैप्टर ऑफ ट्रायल जो है आप अगर उसको केयरफुली देखें तो वो इतनी खूबसूरत एक्सरसाइज है कि उससे हम न सिर्फ कोर्ट का टाइम बचा सकते हैं, पार्टीज़ को हार्डशिप्स, उनके एक्सपेंस को भी हम सेव कर सकते हैं। अगर एक शख्स पे चार्ज ही नहीं बनता तो कोर्ट उस स्टेज पे क्यों नहीं जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती। और अगर आपने चार्ज फ्रेम किया है और वो चार्ज ग्राउंडलेस है या प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है
तो कोर्ट क्यों नहीं 265K को इन्वोक करती। लाइकवाइज आप देखें कि अगर एक ट्रायल के दौरान आइडेंटिटी ऑफ डिसीज डिस्प्यूटेड नहीं है, बिल्कुल ठीक, तो आप एक एक्सरसाइज पे पढ़े हैं जी, डेड बॉडी स्कॉट किसने की, डेड बॉडी आइडेंटिफाई किसने की, ऑटोप्सी किस डॉक्टर ने की, तो ये एक चेन जो है वो 3 सेट्स ऑफ विटनेसेस जो हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्यों ना एक लिस्ट प्रिपेयर्ड हो जो आप एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर ट्रायल कोर्ट डिफेंस को और प्रोसिक्यूशन को एक रेडीनेस ऑफ ट्रायल की स्टेज लेके उस पे ऑन बोर्ड ले लें। बिल्कुल ठीक, कि प्रोसिक्यूशन कौन कौन सी एविडेंस पेश करना चाहती है, उसकी जिस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डिफेंस की प्ली क्या है, डिनाइल है, डिफेंस इंटेंड्स टू एड्यूस एनी एविडेंस वो उनकी क्या है। तो यहाँ पे बदकिस्मती से होता ये है कि हालांकि जब से 10A आया है, आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल की एक्सरसाइज, तब से भी इसको फोकस नहीं किया गया। बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, या फाइनलाइजेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ है पोस्टमार्टम में, अगर वो इनिशियली अंडर ऑब्जर्वेशन है तो वो टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अंडर ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट्स 342 की स्टेज पे एग्जिबिट करने के लिए प्रोक्योर की जाती हैं। तो ये तो मुल्ज़िम के लिए एक सरप्राइज डॉक्यूमेंट और डिप्राइवेशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस और बेसिक राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस वो रेडीनेस के कॉन्सेप्ट पे लें, तो हम यहाँ से एक खूबसूरत एक्सरसाइज विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बाय सेविंग द एक्सपेंस एंड टाइम ऑफ ऑल द पार्टीज हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यही रेफर किया। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है, वो जैसा बहावलपुर पोस्टेड है, अब वो उधर से छुट्टी लें, कोर्ट छोड़ें, ट्रैवल एक्सपेंस लें, यहाँ पे आएँ और एविडेंस दें, यहाँ पे किसी प्री ऑक्यूपेशन की वजह से काउंसिल अवेलेबल ना हो तो फिर एडजर्न हो और फिर नेक्स्ट है। ये एक अच्छा काम है, या कि हम उनको थ्रू स्काइप ले लें, थ्रू वीडियो लिंक ले लें, हम उनको लेके उनकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लें। दूसरे एस्पेक्ट में जिस हद तक कोई ऐसे पहलू हैं डिस्पेंस विद होने वाले, हम उनको डिस्पेंस विद करें, ताकि ऐसे ही बर्डन ना करें एक्सरसाइज में कि जी गवाहान आ रहे हैं, गवाहान जा रहे हैं। फिर जो एक्सपर्ट विटनेसेस का एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या मेडिकल ऑफिसर है या कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके लिए हम एक सेपरेट फोकस्ड एक्सरसाइज रखें, प्राइवेट विटनेसेस के लिए सेपरेट रखें। फिर जो पिच डायनामिटी केसेस हैं उनमें आप देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए गवाहान मर्डर हो गए, इनसिक्योरिटी का एलिमेंट होता है, मुल्ज़मान की ट्रांसपोर्टेशन का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। तो अगर अक्यूज थ्रू प्लीडर थ्रू काउंसिल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हर डेट पे उसकी हाज़िरी को इस तरह मैंडेटरी करार देना, उस पे गार्ड लगी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोर्सेज ऑफ द स्टेट जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं और वहाँ पे कोर्ट में काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर इस पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना लिया जाए और जो नॉन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स की सूरत में 2-2 साल 6-6 माह मुल्ज़मान को कोर्ट से जो जुडिशल रिमांड है 14 दिन का, उस पे पेश करने की एक्सरसाइज, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके वर्किंग करके बेहतर तरीके से यानी मॉडरेट अप्रोच के साथ फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उससे फिर एक्सपेडिशियस ट्रायल एक्सरसाइज होगी। मैं दावे से कहता हूँ जो मॉडल कोर्ट्स ने काम किया, अगरचे वो एक्सपेक्टेंसी ऑफ जो सब्सटेंशियल वर्क थी वो ना दे सकी, लेकिन वो एक अच्छी एक्सरसाइज थी फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स स्पेशली इन मर्डर केसेस। तो उसमें हमने एक दिन में कंप्लीट मर्डर ट्रायल किया है, 3 दिन में भी किया है,
तो आप उसको इतना स्पीडी ना भी रखें तो एटलीस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months ए मर्डर ट्रायल कैन बी कंक्लूडेड बाय ऑब्जर्विंग ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज। लेकिन उसके लिए फिर आपको काउंसिल्स, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब को एक पेज पे ला के कोऑपरेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी लाहौर बार को हम ये टैग करते हैं कि वहाँ पे 10 साल में ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, 5 साल ऑर्डिनरीली यूटिलाइज कर लिए जाते हैं ऐसे ही ट्रायल में, तो ये तब ही हम कर्टेल कर सकेंगे, ये पीरियड हम रिड्यूस करके नीचे ले आएंगे। और जब डिस्पोजल होगी तो फिर आपके सिस्टम पे, निज़ाम पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। जब लोगों को स्पीडी जस्टिस विद लिटिल एक्सपेंस मिलेगा तो वो, मैंने बीइंग बार प्रेसिडेंट, मैंने तो अपने ऑनरेबल सेशन जज साहब से बात की, मैंने कहा सर 506 ऑफेंस की यहाँ पे बेल खारिज हो जाती है, तो क्या ये बर्डन नहीं करता, हमें बैकलॉग नहीं करता कि हम वो बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जो एक काम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस अंडर द ऑर्बिट ऑफ लॉ कर सकती है तो वो क्यों ना करे। और वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं, पॉलिसी भी कोई नहीं, पॉलिसी क्या, ये हर ऑनरेबल जज ने अपना एक पैरामीटर रखा हुआ है कि मैंने ये करना और ये नहीं करना। ये बदकिस्मती का पहलू है कि ये मेहनत नहीं करते। हालांकि सेटल लॉ ये है कि ईच केस हैज इट्स ओन पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आइदर इन द शेप ऑफ बेल और इन ट्रायल। आपने एविडेंस को इवैल्यूएट करना है ना, बेल पे आपने मटेरियल ऑफ प्रोसिक्यूशन को इवैल्यूएट करके फर्दर इंक्वायरी को एडजस्ट करना है ना। तो इस पे कौन सी रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आती, बल्कि ये तो बड़ा एक शॉर्ट एक्सरसाइज है। अब जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की पार्स हैं वो भी एडिशनल सेशन जजेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप देखें उसका जो बैकलॉग है वो प्रीशियस टाइम ले जाता है जो कि ट्रायल पे फोकस होना चाहिए। तो ये कोर्ट के पार्ट पे चलेगी ना जी। अगर एक जज साहब 9 बजे कोर्ट स्टार्ट करते हैं और वो 11 बजे तक मिसलिनियस पिटीशन सुनते रहते हैं जी, तो सब्सटेंशियल टाइम तो उन्होंने इधर वेस्ट कर दिया, ट्रायल पे तो फोकस ही हुआ फिर सेकेंडरी एक्सरसाइज के तौर पे। तो ये भी जो है ना एक्सपर्टीज अप्रोच, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि बहुत लाइक करता हूँ लॉर्डशिप मंसूर अली शाह साहब का, जो ये एक उन्होंने एक स्टेप लिया था। एक तो जो एडीआर का प्रोसेस था, मैं समझता हूँ कि उसको पूरा बैकअप करके हायर जुडिशरी को उसको खूबसूरत एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। उससे बड़े लोगों के ओल्ड रेंचिंग डिस्प्यूट्स जो थे वो सॉल्व हुए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस पे बहुत सारे लोग होते हैं जो गैप पे पड़े होते हैं। और दूसरा ये है कि बाज ऐसे जजेस हैं जो सिविल साइड पे एक्सपर्ट अप्रोच रखते हैं, बाज ऐसे हैं जो क्रिमिनल साइड पे रखते हैं जी। तो हमें एक्सक्लूसिवली मर्डर ट्रायल कोर्ट्स, नारकोटिक्स ट्रायल कोर्ट्स, सिविल अपील और मिसलिनियस वर्क कोर्ट्स, वो वर्क एलोकेशन जो है वो जजेस को होनी चाहिए, उससे भी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होती है। बिल्कुल सही। और उससे फिर टाइम भी बच जाता है। फॉर एग्जांपल एक कोर्ट है जो मिसलिनियस वर्क डील करती है जी, मेरे 2 मैटर्स लगे हुए मिसलिनियस, मैं वहां पे उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करके जाऊं। बिल्कुल ठीक। मेरा एक ट्रायल लगा हुआ है, मैंने ट्रायल कोर्ट में जाना है, वहां पे विटनेसेस भी आए हुए हैं, तो मुझे उसको प्रायोरिटी करनी है, उसको फोकस करना है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं। यही एक्सरसाइज लाहौर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो, अगरचे लिटिल बिट है, लेकिन वो विद फुल स्ट्रेंथ एंड फुल इनवोकेबिलिटी के साथ वो नहीं है। अगर वो हम कर लें तो इंशाल्लाह लॉयर्स फोकस कर जाते हैं, वो कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर कुछ जजेस भी हों, मैं ऐसे जजेस को भी जानता हूं जो लाहौर में काम करते हुए रिकॉर्ड डिस्पोजल करते हैं मर्डर केसेस की भी, बिल्कुल, तो उनको भी तो लॉयर्स ही असिस्ट करते हैं ना, ट्रायल कंक्लूड करके देते हैं। तो ये सिर्फ लॉयर्स को इल्ज़ाम दे देना ये भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं, ये जजेस भी बहुत हद तक इसमें हिस्सादार है। बिल्कुल ठीक। एक तो आपने हाईलाइट किया कि प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा है, तो अब तो आपके दोस्त सैयद फराद अली शाह साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूटर पंजाब है, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, तो उनके सामने कुछ सिफारिशात रखी हैं कुछ आपने?
पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जितना ट्रायल वर्क शाह साहब ने किया हुआ है और जितना एपलेट वर्क उन्होंने किया हुआ है, उनको हमारी सिफारिशात की तो उस लेवल पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्कशन पे जाके इवन जब मैं उनको मुबारकबाद देने गया तो उस वक्त भी, क्योंकि वो एक कामयाब ट्रायल एपलेट क्रिमिनल साइड पे लॉयर हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को बखूबी समझते हैं और आई फील प्राउड कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो इस पे अपना बेहतरी के लिए पूरा हिस्सा डालेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने ये जो प्रोसिक्यूशन की जो एक्सरसाइज है उसको किस तरह एक्सपेडाइट करना है, क्योंकि एक जो प्रोसिक्यूटर है उसकी जॉब शुरू हो जाती है एफआईआर के इंदराज से ही, इन अ सेंस वो इन्वेस्टिगेशन के साथ ज्वाइन हो जाता है। रिमांड स्टेज पे उसने फॉरवर्ड करना होता है तो आगे जाना होता है। तो बहुत सारे आप केसेस देखते हैं जो 173 की स्क्रूटनी स्टेज पे आके वो उनके फॉल्ट्स जो हैं वो ओवरकम किए जा रहे होते हैं और अदरवाइज भी सर्टन लीगैलिटीज़ भी की जाती हैं। तो इंशाल्लाह फराद अली शाह साहब इसको फोकस करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि उनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना दिया है, लेकिन नीचे ट्रायल कोर्ट्स में आपको प्रोसिक्यूटर्स मिलते ही नहीं हैं। ये हमारी भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स साहब थे उनके साथ ये गुफ्तगू होती थी। फिर पुलिस प्रोसिक्यूशन को अपनी जो नलायकियां हैं छुपाने के लिए गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मसलन चालान के लिए रोड काटा, नंबर लगवाया, फाइल वापस ले गए, वो उधर भी काउंट से आउट, इधर भी काउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो वो डिले के लिए इनके शोल्डर्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमने प्रोसिक्यूशन को अपने फाजल दोस्त की मदद से इंशाल्लाह वो इस पे फोकस करेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने वाक़यातन ही अपना रोल लेना है, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट का वो ऑर्गन है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करवाने में और अच्छा ट्रायल करके माशरे में जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करवा के अमन लाने में बड़ा रोल है इसका। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सैयद फराद अली शाह साहब, ही गॉट द कैपेबिलिटी एंड क्वालिटीज़, ही विल डू दिस ऑल। और आपको और हमें ना सिर्फ एपलेट फोरम पे अच्छे लोग, काम करने वाले लोग जो हैं वो आगे आके काम करते नज़र आएंगे, बल्कि नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे भी प्रोसिक्यूटर्स अपनी अपनी असाइंड जॉब जो है वो परफॉर्म करेंगे, ख्वाह वो स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट्स हो, रिमांड्स हों या ट्रायल हो या प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हो। ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको फोकस करना है एंड आई होप इंशाल्लाह फराद शाह विल डू दिस। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक जो हकीकत कह लीजिए या बुरी हकीकत कह लीजिए कि मैं जितना वकालत को देख रहा हूँ या जिन दोस्तों को वकालत करते हुए देखता हूँ, जब लिटिगेंट आता है तो वो आके पूछता है कि आपके थानों में ताल्लुकात कैसे हैं, आप थाने मैनेज कर लेते हैं, हमारा बंदा पकड़ा गया उसको कोई वहाँ पे तंग ना करे, उसको आप मैनेज करें, मंथलियाँ भिजवाते हैं आप, इस तरह के डायरेक्ट सवाल। और इन चीज़ों के ऊपर केसेस लोग लेके आते हैं या लोग केसेस देते हैं जी कि ये बंदा जो है इसकी थानों में अच्छी सेटिंग है, ये मंथलियाँ भिजवाता है और इसको केसेस देते हैं कि ये केस शायद अच्छा मैनेज कर लेगा। तो ये जो प्रैक्टिस हमारी है ये किस तरफ चल पड़ी है और क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली ये एक ग्लूमी एस्पेक्ट है। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और जब आप ऑफिस बेरर होते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की सूरत में भी ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं और आप उनको डील करते हैं जी। देखिए इसमें ब्रदर टू फोल्ड रोल है। एक तो हमारा वही कि जो हम अपने लॉयर्स को जब अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं बनाएंगे तो वो शॉर्टकट्स की तरफ चलेंगे, तो वो फिर वो ऐसी डील्स के थ्रू
क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए ये मैनेज करूंगा, ये करूंगा, या उसकी क्वेरी को वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। हालांकि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। हमें इस गलत खेल का, इस इलीगल एक्सरसाइज का कभी भी नहीं हिस्सा बनना चाहिए। और याद रखना मेरी अर्ज़, और मैं अपने तमाम यंग लॉयर से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ये आपको कभी ना अच्छा वकील बना सकती है ये एक्सरसाइज, और ना आप इससे कोई अच्छा गेन कर सकते हैं, बल्कि आप अपने फील्ड में भी और सोसाइटी में भी बदकिस्मती से एक गलत टैग लगवा बैठेंगे, जिसको उर्फ़ आम में टाउट का टैग कहते हैं। बिल्कुल। अब आपने चॉइस करना है कि आपने ऐसी गलत एक्सरसाइज का हिस्सा बन के ये टैग लेना है, या कि आपने अच्छे सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग लॉयर बन के अपने आप को अपने इस ग्लोरियस फील्ड में ग्लोरी के मुकाम पे खड़ा करना है। दूसरा इसमें यह है कि जब हम प्रैक्टिकल बार की फोरम से लें इन चीज़ों को जी, तो चूंकि CJCC कमेटी का मेंबर होता है प्रेसिडेंट बार, वहाँ पे DPO भी बैठता है, SP इन्वेस्टिगेशन भी बैठता है, कि उनके साथ भी ये मामलात उठाने चाहिए। बिल्कुल। उनको अपने डिपार्टमेंट करप्शन जो है उसको रेडिकेट करके मेरिट पे इन्वेस्टिगेशंस को इंश्योर करना चाहिए। वो मामलात उस एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमें अपने एंड से ये है कि अपने जो यंग लॉयर्स हैं या इंडिपेंडेंट वर्किंग ट्रायल लॉयर्स और अदर प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं, उनको हाई स्टैंडर्ड वैल्यूज से आगाह करने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों पे कान नहीं धरें, बल्कि आप अच्छे प्रोफेशनल बन के ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, डिवोशन और हार्ड वर्क के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं और अपना मकाम बना सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, आपने कमेटी का जिक्र कर ही दिया, तो आजकल हमारे बहुत सारे वकील उठाए जा रहे थे, तो ये DPO वगैरह क्या कर रहे हैं वकीलों के साथ? ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। ये एक बदकिस्मती का पहलू है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होने दिया। बिल्कुल ठीक। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जनाब कलीम अहमद ख़ान साहब का, और इवन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़ाहिद नवाज मरवत साहब का भी। मैंने उनसे कहा था कि जो बार के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, ख्वाह उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, वो अपने अपने डोमेन में अपनी अपनी कन्विंसिंग कैंपेन करने का राइट रखते हैं अंडर द लॉ, एंड दे विल डू दैट। लेकिन हमारा बीइंग बार रिप्रेजेंटेटिव, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ रिश्ता उनसे इस काले कोट का है। तो जब हमारे काले कोट पे हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द बार की इंटेग्रिटी पे चादर चार दीवारी पे कोई हुआ, तो उसके लिए वी विल टेक स्टर्न एक्शन, वी विल डील यू इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई ऐसा सिनेरियो नहीं मिलेगा। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट बार खुरम शहजाद विरक साहब हैं, वो MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जनाब तैयाब राशिद संधू साहब हैं, बैरिस्टर तैयाब, ही इज़ मेंबर ऑफ शखुपुरा बार, एंड सो मैनी अदर्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ बार, दे आर कंटेस्टिंग, बट nobody dare to violate their dignity or their basic rights। कुछ कुछ कंप्लेंट्स हैं, लेकिन मैं उनको ओवरलुक नहीं करता। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जी। तो लाइकवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उन्होंने भी जब कोई ब्रीच होगी तो वो क्राइम होगा, अगर क्राइम होगा तो उसकी FIR है और उसकी इन्वेस्टिगेशन है, ना होगा तो अल्टरनेट रेमेडी की सूरत में प्राइवेट कंप्लेंट है। तो आप इस तरह से भी इन लोगों को कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो तो गैर मामूली हालात हैं, उसमें तो बिल्कुल अगरचे लोग कहते हैं कि वकला कम्युनिटी ही एक उम्मीद है कि जो इनको ट्रैक पे ला सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू
एप्लीकेबिलिटी है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, उसको हेल्प मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। तो इंशाल्लाह उसमें हम सब को, आपको, मुझे रोल प्ले करना है। हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना है, लेकिन हमारे मुल्क के साथ खेला गया है, हमारे आइन के साथ खेला गया है। आपने देखा, आप अभी उस वक्त यंग लॉयर होंगे या स्टूडेंट ऑफ द लॉ होंगे, लेकिन हम बीइंग यंग लॉयर्स उस वक्त प्रैक्टिकली फील्ड में थे जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की मूव चली जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में। तो वकला ने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस की। आप और मैं कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में हम भूल सकते जो क्वेटा में हमारे वकला भाइयों के साथ टेररिज्म की गई, जो कराची में हमारे वकला भाइयों के साथ किया गया, या इवन इन लाहौर ये जीपीओ चौक में जिस तरह से सुसाइड ब्लास्ट किया गया। और फिर जब हम इस इंडिपेंडेंस मूव को लेकर चल रहे थे तो बदकिस्मती से उसका जो एक एम, जो आइडियालॉजी और जो उसका रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी हमारी कम्युनिटी, वो ना मिला। हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई, कुछ लोग चले गए, कुछ निज़ाम का हिस्सा रहे, और जो हिस्सा रहे वो भी रोल नहीं प्ले कर रहे। जो हमारी उस मूवमेंट के बेनिफिशरी सिटिंग जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी हैं, वो भी अपना वो रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहे, अपनी अपनी मसलहतों का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर वतन अजीज़ को आगे लेके बढ़ना है तो फिर आइन की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी। तो ट्राइकोटोमी का बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारे आइन का, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन एंड द जुडिशरी, उसको अपने अपने ऑर्बिट पे रह के काम करना होगा। लेकिन अगर कुछ एक ख़ास तबका जिसका सबसर्विएंट रोल है, अगर वो एज ए रूलर एक्ट करता रहा और वो इस तरह स्नब करके जुडिशरी की जो एक फेस वैल्यू, जो उसका रोल है, उसको इस तरह गुलामी करता रहा, तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। फिर बदकिस्मती से अनारकी आती है। जब अनारकी आती है तो फिर स्टेट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करती। आपको और मुझे और हमारी तमाम कम्युनिटी, हमारे इस काले कोट के रिश्ते को अपनी सोसाइटी के लिए रोल प्ले करना है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी गो बाय द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की आखिर में ख़ास तौर पे, और उसी दुआ के साथ और उसी उम्मीद के साथ कि हमारा प्रोफेशन और हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम दोस्त जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे और इस मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि आइन की ट्रू सेंस में बहाली हो और हमारा मुल्क जो है वो फले फूले और हम और हमारी नस्लें इसमें बड़ी अच्छे तरीके से रह सकें। आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए और बहुत सारे अहम चीज़ों के ऊपर रहनुमाई फरमाई। मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको तंग करता रहूँगा, और कई एक इशूज़ हैं सारे हम इस ब्रीफ वक्त में डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन मुस्तकबिल में मैं फिर आपको ज़हमत दूँगा और इंशाल्लाह शेखुपुरा बार का विज़िट भी करूँगा, तो ताकि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी दोस्तों के सामने लाई जा सके। Thank you very much. It's honor and pleasure for me as well. Thank you.